जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैफ़ अली कुरैशी और आप सैफ़ अली कुरैशी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये सैफ़ अली कुरैशी शो का पार्ट नंबर 4 है जो कि लाइव होने जा रहा था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहा हूँ। आज के टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं और क्योंकि पिछले 15 दिन से कोई मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन से टॉपिक को पहले टाइम दिया जाए। एक तो है कि बिलियनर माइंडसेट क्या है। जो भी दुनिया में आपने लोग देखे होंगे जिनके पास बेइंतहा दौलत है, जो कि बिलियनर्स कहलाते हैं। वेस्ट में इनको बिलियनर कहते हैं, यहाँ पर आप इनको अरबपति कहते हैं, खरबपति कहते हैं और पता नहीं करोड़पति कहते हैं, लखपति कहते हैं, बहुत सारे पति पति वो कह रहे होते हैं। तो इनका माइंडसेट क्या है? क्या पैसा इनके पास बस महज किस्मत की वजह से आता है या इनकी अपनी तदबीरों की वजह से भी आता है? एक तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट है, जो टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। लव मैरिज एस्ट्रोलॉजी और जो मेजर इवेंट अभी होने जा रहे हैं इस वीक और इससे अगले वीक, जिसमें जमनाई के 2nd और 7th हाउस में चांद ग्रहण हो रहा है 26 तारीख को। और वैसे आज से जमनाई स्टार्ट भी हो गया, 21 मई है। और इसी में 29 मई को जो जमनाई का अपना रूलर है, मास्टर रूलर मरकरी, ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, यानी कि ये उसकी हालत हबूत में चला जाएगा। इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ओवरऑल दुनिया के ऊपर, हम सब के ऊपर, स्पेशली जिनका रूलर जमनाई जिनका वो है फर्स्ट हाउस में है मरकरी, चाहे वो जमनाई हो, चाहे वो वर्गो हो, चाहे वो दूसरे बुरूज हों, जिनका भी फर्स्ट हाउस में मरकरी बैठा हुआ है बाय बर्थ, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स देने जा रहा है और ओवरऑल दुनिया को क्या इफ़ेक्ट्स देगा मरकरी का रेट्रोग्रेशन। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये होते रहते हैं, सालों साल इवेंट्स होते रहते हैं। लेकिन जो इससे ज़्यादा ख़तरनाक इवेंट है दैट इज़ मरकरी, इसका चांद ग्रहण का 26 तारीख को जो हो रहा है, तो इसके तमाम बुरूज पर क्या असरात होंगे। और फिर पिछले दिनों रमज़ानुल मुबारक में पेश आया एक गैर मामूली वाक़या जो कि मुझे आपसे शेयर करना था और जिसकी बदौलत ये मैं शो के फर्स्ट पार्ट में आपको दिखा दूं कि ये चीज़, ये स्टोन, ये किसी ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया। अब वो उसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, आप यकीनन इसमें एक दिलचस्पी का अंसर है आप सबके लिए सुनने के लिए ये है। एंड इसके बाद जो चीज़ है वो कलर थेरेपी है, रंग और रोशनी से इलाज, जो कि कॉन्सेप्ट बड़े अरसे से चला आ रहा था, लेकिन इसको फॉर्मली जो हमें पेश किया वो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने 1984-85 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, रंग और रोशनी से इलाज। फिर मैंने जब इसके ऊपर बाद में पिछले 15-20 सालों से रिसर्च मेरी इसके ऊपर चल रही थी कि कलर्स की क्या क्या वेरिएशंस हैं और ये हमारे मिजाज के ऊपर किस तरीके से असर करते हैं, और क्या कलर थेरेपी को, रोशनी की थेरेपी को हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, और इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आउटपुट्स क्या होती हैं। तो ये टॉपिक्स हैं और बहुत सारे और टॉपिक्स हैं। और साथ साथ आपसे जैसे लाइव शो में इंटरेक्शन होती रहती है, तो आप थ्रू इनबॉक्स आज के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बट रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ दिस शो। इसके अलावा मेरा इरादा ये था कि आज का पूरा शो ही हम हवाओं के ऊपर करेंगे कि हवाओं की किस्में कितनी हैं। और जैसे कलाम पाक में जो सूरह मुबारका है, सूरह मुबारका सूरह नंबर 77 अल मुरसलात, तो क्यों ना स्टार्ट हम अल्लाह पाक के मुबारक नाम से करें। और इसमें बताने का क्या है, बताने का यह है कि अल्लाह पाक ने हवाओं की कसम खाई है सूरह नंबर 77 में। अब इसका हमारी लाइफ से क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये हमें हवाओं के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या समझनी है, और उसका इन हवाओं का इस अंगूठी से क्या ताल्लुक़ है, ये इम्पॉर्टेंट है इसको जानना। ये वाक़या, तो पहले क्यों ना इस वाक़े से आगाज़ करें। तो ये बात है तकरीबन रमज़ान के आखिरी अशरे की, 22वां रोज़ा था गालिबन, और मेरा गुज़र हुआ कराची में वाक़े एक मज़ार है सदर के इलाके में, और ये बड़ा मख्फी मज़ार है। मतलब नॉर्मली इस मज़ार को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप इसके बारे में जानते ना हो। तो न जाने क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, ट्रैफिक जैम था, मैं अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकला हुआ था। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि अब गली में अंदर जाके सलाम पेश कर दिया जाए साहिब मज़ार के हुजूर में।
तो जो ही मैं अंदर पहुंचा तो एक तो रमज़ान के आखिरी अशरे में भी गज़ब की गर्मी थी, बट हैरत अंगेज़ तौर पर उस मज़ार मुबारका में जो था वो ठंडक का माहौल था हद से ज़्यादा। एक जैसे दोपहर के 3 बजे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कराची में किस कदर गर्मी होती है, और तकरीबन टेम्परेचर वाज अबाउट 37-38 डिग्रीज़, ह्यूमिडिटी लेवल वाज हाई। तो जो ही मैं अंदर पहुंचा मज़ार टोटली ख़ाली था, वहाँ कोई भी जी नफ्स मौजूद नहीं था, जी रूह मौजूद नहीं था। मैंने कहा चलो आज तो अच्छा हुआ यहाँ बैठकर थोड़ी देर मराक़बा किया जाए और ज़िक्र व अस्कार किए जाए रोज़े के आलम में, तो बड़ा ही फ़ायदा होगा। तो मैं पढ़ने बैठ गया, जो भी कुछ पढ़ना था पैंती की तरफ, उनके लेफ़्ट साइड की तरफ। तो मेरे राइट हैंड साइड पर एक ओपनिंग थी जहाँ से मतलब कि हवा का गुज़र हो रहा था। और यूँ भी देखा जाए तो इस मज़ार का जो छत है वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, और अंदर इतनी ज़्यादा ठंडक नॉर्मली मुझे महसूस नहीं होती जितनी उस दिन महसूस हो रही थी। बहरहाल मैं पढ़ने बैठ गया और एक मराक़बे की सी कैफ़ियत तारी हुई। तो थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें बंद थी तो यूँ लगा कि लोगों का एक जत्था अंदर दाखिल हुआ है। अब मैं अपने कैफ़ियत में हूँ, मराक़बे में हूँ या जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ बैठा हुआ, तो वहाँ पर मुझे यूँ लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं आँख खोलना भी चाह रहा था तो आँख खोल नहीं पा रहा था। मतलब कि मैंने कहा आँख खोल के देखूँ भी किसने नाम पुकारा है। तो अचानक कानों में आवाज़ आई, मतलब जैसे उन्होंने मेरा नाम पुकारा, तो एक करख्त और भारी किस्म की आवाज़, और साथ में औरतें, बच्चे और इस किस्म का जैसे मजमा एक होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, चूड़ियों या ज़ेवरात की हल्की सी खनखनाहट, पैरों की सनसनाहट, अंदर आना बाहर जाना, इस तरीके से जो मामला होता है। तो मैंने कहा कि जी फरमाइए आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम, अब जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ उस नाम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, अज़ाफ़त यूश है। अज़ाफ़त यूश एक अज़ाफ़त यूश, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? तो वो साहब फरमाने लगे कि हम जो है वो तुर्कमानिस्तान से आए हैं और यहाँ से अक्सर हमारा गुज़र होता रहता है। मैंने कहा आप कब तशरीफ़ लाए हैं? अब ये सारी जो कहानी है अब मैं समझ नहीं पा रहा कि मराक़बे में हो रही है या ये रियलिटी में हो रही है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ या मैं इस किस्म की चीज़ हो रही है। तो कह रहे हैं कि अगस्त में हम लोग आए हैं यहाँ पर और ख़ास तौर से इस मज़ार पर हाज़िरी देने आए हैं। मैं सोचा हूँ अगस्त में तो लॉकडाउन था। मैंने कहा आप लोग किस तरीक़े से आए? तो कह रहे तुम जो सोच रहे हो हम वो उस तरीके से नहीं है, हम हवाओं से आते हैं। तो वो हवाओं वाला जो कोरिलेशन अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। मैंने कहा हवाओं से आए हैं, कितने लोग हैं आप? तो कह रहे थे कि हमारा पूरा ख़ानदान है। इस दौरान उनसे मज़ीद कुछ बातें हुई, कुछ और उनसे कलाम हुआ तब तक, लेकिन इतना मुझे पता चल गया था कि ये इंसानी मखलूक नहीं है, ये कोई और दीगर मामला है। तो कह रहे हाँ तुम सही समझ रहे हो, हम जो है वो तुम्हारी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते। मैंने कहा तो यहाँ आने का मकसद क्या है? कहते बस हम घूमते फिरते आते हैं, जहाँ हमें लगता है हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। स्पेंड तो खैर नहीं कहा, कुछ वक्त गुजारते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा अब कहाँ जाने का इरादा है? तो कहने लगे कि अब जो है हम मकली की तरफ जाएंगे, वहाँ पर किसी का मज़ार है, फिर हमारी ड्यूटी मकली पर है। मैंने कहा अच्छा, मुझसे मिलने का मकसद? कि तुम तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि तुम यहाँ पर आज सलाम कर लो और यहाँ पर तुम थोड़ी देर बैठो, हमसे बातें करो। मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, बताएं। तो इस दौरान उनका नाम किसी और ने पुकारा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा बातें ना करो, अब चलो यहाँ से। उनको कहा, मुझे नहीं कहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं तो मेरे लिए क्या हुक्म है? कुछ तोहफ़ा तहफ़, कुछ मैं क्या हदिया करूँ आपको? तो उन्होंने फिर मुझे कुछ मखसूस चीज़ें बताई कि तुम ये पढ़कर हमें गिफ्ट कर दो, साहिब मज़ार को गिफ्ट करो, फिर हमें गिफ्ट कर दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? कहता तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो ये मुख्तसरन ये बात है, कोई 3 मिनट 3.5 मिनट ये मामला कुछ चला होगा। तो उसके बाद जो ही ये कानों से आवाज़ें जाना शुरू हो गई, मैंने आंखें खोली तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा कि मेरा वहम होगा या कुछ इस किस्म की कहानी होगी, और ये दोपहर 3 साढ़े 3 बजे का अमल है। तो अचानक जो ही मैंने अपनी फातिहा और दीगर पढ़ाई वगैरह ख़त्म की
और इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि दिल में कोई खौफ या डर या इस किस्म की चीज़ नहीं थी। तो मैं समझ गया कि ये मुसलमान हैं और ये जो भी इनका कबीला है वाक़तन इसी काम से यहाँ पर आए हैं। तो जो ही मैं उठा तो मेरा जो राइट पैर है उसके बराबर में मुझे कुछ ऐसी चीज़ चुभी कि क्या चीज़ है। यूँ जो मैंने पैर के देखा नीचे तो यहाँ पर ये चीज़ मौजूद थी, ये अंगूठी। अच्छा, हैरत मुझे इस बात की हो रही थी कि मैंने उठा ली, फिर दिल में ख़्याल आया कि ये शायद किसी की मज़ार में कोई आया है, उसकी गिर गई है, तो मैं पूछूं किसी से कि भाई किसकी है तो वो ले जाए। लेकिन फिर दिल में फिर ख़्याल आया कि ये जो उसने कहा था कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो ये वो चीज़ है। और अगर मैं इसको पहनने की कोशिश करता हूँ तो ये फ़िट इस तरीके से मेरे हाथ में बैठती है जैसे मेरे हाथ के लिए, मेरी उंगली के लिए इसको बनाया गया है। फिर मैं इसको ले गया, इस पत्थर को मैंने चेक करवाया 2-3 जगहों से सदर में, क्योंकि बहुत बड़ी कराची में ज्वेलर्स मार्केट है, जेम सेंटर भी है। तो तकरीबन 3 से 4 ज्वेलर्स ने, माहिरीन ने इसको देखा। 2 ने तो कहा कि ये याकूत की एक किस्म है, एक ने कहा कि ये मरजान है, लेकिन यूनानिमसली कोई इसको हतमी तरीके से पहचान नहीं सका कि क्या चीज़ है, ये कौन सा पत्थर है। ये मरजान लगता है, ये याकूत लगता है, ये अकीक लगता है, ये कोई और पत्थर लगता है। तो बहरहाल ये कि इसको फिर मैंने इसके ऊपर इस्तिखारा किया कि जिस इस्तिखारे का तरीका होता है मैं आपको भी समझा दूं। वो ये है कि जब भी आप कोई पत्थर ख़रीदें उसे 7 दफ़ा दूध से धोएं। एक आपने कप ले लिया, उसमें आपने ये पत्थर डाल दिया, अगर अंगूठी में बना हुआ है तो एज़ इट इज़ डाल लें, और उसके ऊपर 7 चम्मच दूध बहा लें, और साथ साथ ये दुआ मुबारका पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्द वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ते रहें। इसके बाद इसको पानी से धो लें और अपने तकिए में डाल दें रात को, और रात को 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें और तकिए में डाल दें। ये 3 रातों का अमल है। धोया इसको 1 दफ़ा जाएगा, तकिए में 3 रातें मैक्सिमम रखें। फिर जो भी ख्वाब आए, जो भी आप देखें चीज़ कि ये किस काम के लिए अंगूठी हो सकती है, तो वो आपको ख्वाब में चीज़ कैफियत आश्कार हो जाती है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ लाजिम पढ़िएगा। और दुरूद शरीफ की, जैसे मैं हमेशा ताकीद करता हूँ कि बग़ैर वज़ू जो है वो दुरूद शरीफ के मामले में ना पढ़ें। जब तक वज़ू ना हो दुरूद शरीफ ना पढ़ें, और बेहतर नताइज के लिए। अब इसमें जो उन्होंने कहा कि हम हवाओं के थ्रू आते हैं, तो ये जो सूरह मुबारका है, सूरह अल मुरसलात, सूरह नंबर 77, आयत नंबर 1 कहती है कि कसम है उन हवाओं की जो चलती हैं सहज सहज। सहज सहज मतलब आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो करती हैं, फ्लोट करती हैं, फिर झक्कड़ हो जाती हैं ज़ोर पकड़कर। आयत नंबर 2, एकदम से आपको फ़्लो फ़ील हो रहा होगा। और ये फ़्लो मुझे उस वक्त फ़ील हुआ था जब मैं फ़ातिहा वहाँ दे रहा था, तो एकदम जैसे मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पर जो था वो एक ओपनिंग सी बनी हुई थी, वहाँ से इस कदर शदीद हवा आई है कि मेरे बाल वाल टोपी वोपी ऐसा लग रहा था सब ये उड़ जाएगा आज, इतनी शदीद तेज़ ठंडी हवा जैसे किसी ने ब्लोअर ऑन कर दिया हो। फिर झक्कड़ हो जाती हैं ज़ोर पकड़ के, ये आयत नंबर 2। और बादलों को उठा लाती हैं उभार कर, आयत नंबर 3। अब यहाँ देख रहे हैं हवाओं की कैफियत कैसे चेंज हो रही है। अल्लाह पाक कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि पहले तो सहज सहज के चलती हैं, फिर ये झक्कड़ हो जाती है, फिर ये बादलों को उठा कर लाती हैं। मतलब ये कि मुख्तलिफ लेयर्स हैं हवाओं की, इनकी किस्में हैं, इनकी फैमिलीज़ हैं, इनमें मेल है, इनमें फ़ीमेल है। और इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं फिर जुदा कर देती हैं इनको फाड़ कर। बादलों को पहले तो उठा के लाती है, फिर अलग अलग डिस्पेंस कर देती है, डिसअपियर कर देती है। जिस तरह से उनको जमा किया था उनको उस तरीके से फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हवा इनको डिस्पेंस कर देती है, डिस्पर्स कर देती है, ब्रेक कर देती है, स्प्रेड कर देती है, वाइब्रेट कर देती है। तो यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त फ्रीक्वेंसीज़ अल्लाह पाक ने बताई हुई हैं। अगली आयत बड़ी हैरत अंगेज़ है। फिर कसम है फ़रिश्तों की जो लाते हैं वही उज़र दूर करने या डराने को। अब हवाओं के ज़िक्र के एकदम बाद फ़रिश्तों का ज़िक्र आ रहा है, तो यहाँ कोरिलेशन बनता है कि फ़रिश्ते भी, जिन्नात भी और दीगर मखलूक भी ये हवाओं के थ्रू ट्रैवल करती है। अगर किसी ने नहीं सीखा तो हमने नहीं सीखा, लेकिन अल्लाह पाक ने इन सब लोगों को, फ़रिश्तों को, जिन्नात को, अरवाह को हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सूरह मुबारका में इस बात की जो बात है वो क्लियर है। और ये जो साहब आए थे तुर्कमानिस्तान से जो फरमा रहे थे कि हम हवाओं के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो ये बात इससे बिल्कुल साबित हो जाती है।
तो ये एक वाक़या था जो कि मुझे बताना था। और सेकंड जो टॉपिक आज का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कि जो 26 मई को जो सूरज चांद ग्रहण हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये दिन के टाइम पे अकर होगा और इतना ज़्यादा नहीं देखा जा सकेगा। अब अलबत्ता ये फायर बॉल बनाएगा, यानी कि चांद जो है वो सिर्फ़ उसकी किनारियाँ दिखाई देंगी। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होगा। और इस वक्त बहुत ज़्यादा काले अमलियात जोगी वग़ैरह जो सिफली आमिलीन है ये करते हैं। इस चांद ग्रहण के दौरान जो है वो हामिला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और जो लोग सिफली अमलियात के बारे में, काले जादू के बारे में जानते हैं कि इस दौरान ये इस तरह का काला जादू जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं लोगों के ऊपर कि जिनका तोड़ जो है वो करते करते इंसान की कमर दोहरी हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा जो एंटीडोट है वो नवाफिल कसौफ और खसौफ है, जो कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के दौरान मसनून अमल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन ने हमें अता किया हुआ है। तो वो अगर हम कर लेते हैं और मौज़तैन की कसरत करते हैं, मतलब अगर जो भी ड्यूरेशन है 4 घंटे की या 5 घंटे की, तो इसमें कोशिश करें सूरह फलक और सूरह नास की कसरत करें। कसरत से मुराद ये है कि 200 दफ़ा पढ़ लें, 300 दफ़ा पढ़ लें, 400 दफ़ा पढ़ लें। अलबत्ता कोई ख़ास इस दफ़ा में ज़िक्र या इस तरह की चीज़ आपको नहीं दे रहा, क्योंकि उसके जो मैंने बाकी दीगर एलिमेंट्स को एनालाइज़ किया है, तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम जितने भी लोग हैं इससे सेफ़ रहेंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो इसमें ज़्यादा तबाहमात में गिरफ़्तार होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि जेमिनाइज़ के लिए 2nd और 7th हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी खाना माल और रिलेशनशिप्स को। इसी तरह वर्गो को भी इफ़ेक्ट कर रहा है सबसे ज़्यादा, सेजिटेरियंस को इफ़ेक्ट कर रहा है, लियोस को इफ़ेक्ट कर रहा है, और नॉट लियोस, लिब्रास को इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसके बाद पाइसियंस को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो बाकी लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तब आप ये कहेंगे आपने इतने सारे ब्रूज तो बता दिए, बाकी कितने रह गए, 5-6 रह गए, तो उनका भी बोल दें कि वो भी वो करें, एहतियात करें। लेकिन एहतियात इस तरीके से ज़रूरी है कि इंसान को, अगर आप नवाफिल अदा कर देते हैं और मौज़तैन पढ़ लेते हैं कसरत के साथ, या तो मौज़तैन पढ़ें या फिर दुरूद पाक की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। 26 मई को ये दिन को होगा, तकरीबन सुबह 10:30 बजे इसका ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट ड्यूरेशन में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद 29 मई को मेजर इवेंट क्या है? 29 मई को मेजर इवेंट ये है कि मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया। और दूसरा मेजर इवेंट खैर एक और भी है, वो मेरे लिए आपके लिए नहीं है। वो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशंस के जो टूल्स हैं, इनको ये डिस्टर्ब करता है मरकरी जो होता है। और मरकरी क्योंकि ट्रैवलिंग का भी सितारा है, तो इस दिन ट्रैवल करने से यहाँ से लेकर ये चलेगा तकरीबन 11-12 जून तक ये मरकरी की पोजीशन बहुत ही वर्स्ट रहेगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके इफ़ेक्ट्स शेड होना शुरू हो जाएंगे। तो मरकरी के बारे में उन लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जिनके ये 5वें 6ठे घर में है बाय बर्थ चार्ट। अलबत्ता जिनके 1st हाउस में है, 2nd हाउस में है, 7th हाउस में है या 9th हाउस में, तो उनको काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी गुफ्तगू में। और गुफ्तगू में वैसे भी एहतियात तो करनी चाहिए, बिला ज़रूरत नहीं बोलना चाहिए। तो आज का जो 2 टॉपिक्स तो कवर हो गए। तीसरा टॉपिक है रंग और रोशनी, और इसके बाद हम बिलियनर माइंडसेट की तरफ बढ़ेंगे। रंग और रोशनी से मेरा तारुफ हुआ था इस किताब के थ्रू। ये किताब ख़रीदी गई थी, रंग और रोशनी से इलाज। ख्वाजा शमसुद्दीन नज़ीमी साहब ने ये किताब लिखी थी, और ये उस वक्त लिखी थी जब इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब कि हमारे इसमें जो भी अदब था या पैरासाइकोलॉजी में जो इस वक्त चीज़ें लिखी जाती थी, माँ सिवाय उस दौर में हमें किसी की तहरीरें देखने को मिलती हैं तो वो रईस अमरोही साहब हैं, जिन्होंने शौरा आफाक कुतुब लिखी उस ज़माने में, जैसे ले सांस भी आहिस्ता, आलम अरवाह, आलम बरज़ख, हिप्नोटिज़म और इस किस्म की जो दीगर उन्होंने कुतुब तहरीर की। तो वहाँ पर भी अलबत्ता उन्होंने रंग और रोशनी के कॉन्सेप्ट को टोटली स्किप कर दिया। इस कायनात में बकौल अज़ीमी साहब के, अल्लाह पाक ने तकरीबन रंगों की 11,000 डिफरेंट इकसाम बनाई हैं। हमारी जो कायनात है या जिन रंगों से हम आशना हैं इस दुनिया में, वो तकरीबन 7 रंग हैं। फिर इनकी 7 की मुख्तलिफ़
ब्रेकअप्स हैं, फैमिलीज़ हैं और चीज़ें हैं। मतलब ये जैसे ब्राउन है तो हल्का ब्राउन, गहरा ब्राउन, इस तरीके से पिंक है तो उसका हल्का पिंक है। इसके मुख्तलिफ मतलब शेड्स हैं। अगर आप प्रिज्म एक रख देते हैं, प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शीशे का एक वो बना हुआ होता है, शेप बनी हुई होती है, उसमें से जब वो रोशनी गुजरती है तो वो दूसरी साइड से रेनबो इफ़ेक्ट में उसकी लाइट्स का फ़्लो होता है। तो पता ये चलता है कि सूरज की रोशनी देखने को तो ये एक ही धूप के फॉर्म में आ रही होती है, लेकिन ये एक फॉर्म नहीं होता। जब किसी प्रिज्म से इसको हम गुजारते हैं तो वो फिर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलती हुई देखने को मिलती है, बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है। तो रंग और रोशनी का लव मैरिज से क्या ताल्लुक़ है? लव मैरिज से नहीं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू से रंग और रोशनी का ताल्लुक़ है। जिनकी भी क़ुव्वत बीनाई ठीक तरीके से काम कर रही है, मतलब अल्लाह पाक ने जिनको भी इस नेमत से नवाजा है, 6/6 जिनकी आई साइट है। वैसे हम आँखों का शुक्र दिन में कितनी दफ़ा अदा करते हैं? कभी हमने सोचा है? इन सारे रंगों को देखने के लिए अगर हमारे पास आँखें ना हो तो क्या आप कोई रोशनी या रंग में तमीज़, इम्तियाज़ या फ़र्क महसूस कर सकते हैं? वो नहीं कर पाएंगे आप। इंसान अगर बीनाई से महरूम है तो उसके लिए ये सारी बातें ला हासिल हो जाती हैं। अब एक ये बीनाई है और एक रूहानी बीनाई है। रूहानी बीनाई ये है कि मराक़बे के थ्रू हम जब बैठ जाते हैं मराक़बे में, तो जो इब्तदाई हमारा एक होता है मुब्तदी लोगों का, जो न्यू कमर्स हैं, उनको हम नीली रोशनी का मराक़बा तजवीज़ करते हैं कि वो बैठकर ये तसव्वुर करते हैं कि आसमान से नीले रंग की, चमकदार रंग की एक शुआ है। जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं स्टार्ट हमेशा करवाता हूँ तो नीली रोशनी के मराक़बे से करवाता हूँ। तो ये नीली रोशनी का मराक़बा इस कदर ताकतवर अमल है कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, इनके ऊपर जब ये आप तसव्वुराती तौर पर इस मुराक़बे में इस रोशनी को फॉल डाउन करते हैं, ये आसमान से एक जैसे लहर है, बीम है, बहुत ही तेज़ ताकतवर ब्लू कलर की बीम है। ये आप तसव्वुर करते हैं कि सर में यहाँ से फॉल हो रही है, एंटर हो रही है और ये पूरे जिस्म से ऊपर से नीचे ये तरवीज करती हुई, उतरती हुई पैरों के थ्रू अर्थ हो रही है। बस इतना सा अमल होता है ये जब हम मराक़बा नीली रोशनियों का करवाते हैं। ये 10 से 15 मिनट का ये अमल होता है, लेकिन इससे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कोई सी भी कर सकते हैं। राइट एंड लेफ़्ट नॉस्ट्रल्स वाली एक्सरसाइज मैं हमेशा तजवीज़ करता हूँ कि जिसमें से आप अपनी एक नॉस्ट्रल बंद करके यहाँ से राइट नॉस्ट्रल से सांस खींचते हैं 5 सेकंड, फिर रोक लेते हैं, फिर आप लेफ़्ट से खारिज करते हैं। उस वक्त आपकी राइट बंद होती है। फिर लेफ़्ट से आपने सांस लेनी है, रोक लेनी है 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर आपने राइट से निकाल लेनी। तो ये एक चक्कर होता है। तो इस तरह के 5 चक्कर मुराक़बा करने से पहले ज़रूरी होते हैं। इस वक्त नीली रोशनी को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे ख्वाजा साहब ने इस किताब में फ़रमाया है, या फिर जो वेस्टर्न मुसन्निफ़ीन को खंगालने की मेरी बड़ी आदत है कि मैं काउंटर चेक ज़रूर करता हूँ कि जो हम कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं वो उनके यहाँ क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो उन्होंने जिस कदर तारीफ़ें और जिस कदर नताइज, हैरत अंगेज़ नताइज नीली रोशनी के मराक़बे के लिखे हैं, वो दूसरी रोशनियों के ज़रा कम ही लिखे हैं। नीली रोशनियों से दिमाग का हर खलिया, हर सेल, फाइबर न्यूरो कनेक्शंस जो होते हैं, माइक्रो न्यूरॉन्स के कनेक्शन होते हैं दिमाग के अंदर, ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। और ये चार्ज 2 तरीक़ों से होते हैं। या तो आप सो गए, गहरे ख्वाब में हैं, तो उस वक्त आपकी ये माइक्रो न्यूरो जो सेल्स हैं ये अपनी एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, चार्ज हो रहे होते हैं। और दूसरा तरीका होता है मराक़बे के थ्रू आर्टिफिशियली इंड्यूस करके हम इनको चार्ज करते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर आप 15 मिनट का मराक़बा रात को सोने से पहले कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपके 3 घंटे की नींद के बराबर है उसकी चार्जिंग। तो ये फास्ट चार्जिंग सिस्टम आप आजकल देख रहे हैं, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स में आ रही है, अभी मैंने भी लिया। तो वो 40 मिनट में पूरा फ़ोन जो है मुकम्मल चार्ज हो जाता है। तो इससे भी ये पता चलता है कि फ़ास्ट चार्जिंग कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक ने आपके दिमाग में भी रखा हुआ है। अब इसके फ़वाइद क्या क्या हैं? सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंतकाल ख़याल की जो क़ुव्वत है, इंतकाल ख़याल तो मेरी उर्दू वैसे भी गाढ़ी और सकील है, हालांकि उर्दू इज़ नॉट माई मदर टंग। तो अलबत्ता यह है कि बहुत सारे ऐसे खैर छोड़े उर्दू सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ब्लू लाइट्स, हाँ ब्लू लाइट्स राइट, ब्लू लाइट्स।
तो ब्लू लाइट्स पर हम जब रिसर्च करते हैं तो इंतकाल ख़याल की जो क़ुव्वत है, ख़याल की मुंतक़ली कह लें, डिस्टेंस ओरिएंटेड वर्किंग ओरिएंटेड थॉट ट्रांसफॉर्मेशन एंड थॉट ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अपना ख़याल एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी नोन सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन पहुंचाना, किसी के दिमाग में अपना थॉट प्लांट करना, किसी के दिल में अपना ख़याल डालना, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ोकस हासिल करना, कंसंट्रेशन हासिल करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत माजून के खिलाने के बाद, रोग़न बादाम की सर और पैर पे मालिश करने के बाद भी थॉट कंसंट्रेशन नसीब नहीं होती, और वो एक जगह उनका ख़याल मरकूज़ नहीं होता। इर्तिकाज़ तवज्जो के लिए देखो, जब तक इर्तिकाज़ नहीं होगा किसी भी चीज़ के ऊपर आपके थॉट का, तो वहाँ से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना। सूरज की रोशनी को अगर हम किसी ख़ास उसके थ्रू गुज़ारते हैं, अमल के थ्रू गुज़ारते हैं, तो वो कागज़ को जलाने में कामयाब हो जाती है। ये तजर्बा तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया भी, और बचपन में सब ने किया भी होगा कि वो कागज़ जलने लगता है उस सूरज की रोशनी की वजह से, जब उसमें इस कदर ताकत पैदा हो जाती है। तो एक तो ये है कि ख़याल में, थॉट में ताकत पैदा करना, और फिर जो टेलीपैथी के दीगर एक्सपेरिमेंट्स हैं उन पर आगे बढ़ने के लिए नीली रोशनी का जो मुराक़बा है ये बेइंतहा मुफीद होता है। अब इसका ताल्लुक़ आपके महबूब से कैसे है? ज़ाहिर है महबूब, महबूबा, लवर, आपका फियांसी तवज्जो नहीं दे रहा, आपका हस्बैंड है तवज्जो नहीं दे रहा, आपकी वाइफ है आपकी तरफ माइल नहीं हो रही है, या जो भी आपका केस है, सिनेरियो है, तो जब आप इस थॉट पावर में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप उनके मोहताज नहीं रहते, वो आपके मोहताज होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, आप ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे, आपके ऊपर, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल्स आ जाएंगे कि जब चाहा बैठे बैठे किसी के दिमाग में थॉट पैदा कर दिया अपने लिए कि भाई मुझसे बात करो, ये मेरी ये काम कर दो, मेरा ये मामला है, इसको तवज्जो दे दो। तो ये बड़ी छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि होने लगती हैं। अक्सर ये होता है कि बंदा कमरे में दाखिल होता है और अगर कोई मुराक़बे में इस तरह की मास्टरी हासिल कर लेता है। मास्टरी कब हासिल होती है? जब 2 से 3 माह की मुसलसल मशक़ होती है। इसके बाद आपके जहन के मुख्तलिफ़ एहसासात, छठी हिस्स ESP, ये ख़ुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती है और आपको मज़ीद किसी उसकी ज़रूरत नहीं रहती, चीज़ों की करने की, अमलियात करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं रहती। आप बहुत सारी चीज़ों से फ़ारिग हो जाते हैं, मतलब कि आप टेंशन लेना बंद हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर, स्पेशली नीली रोशनियों का जो मुराक़बा है, ये ब्लड प्रेशर का एंटीडोट नंबर 1 है। इसको करने के 2 सबसे बेस्ट टाइम्स हैं, एक रात सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद। अब यूँ ना समझ लीजिएगा कि सोने के बाद और उठने से पहले जो एक लतीफ़ा है बड़ा मशहूर। तो इसको ब्लू लाइट्स के थ्रू आप जहाँ चाहें अपना थॉट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपना थॉट कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं विदाउट एनी गिवन सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन। इसके बाद जो सेकंड रंग और रोशनी में जो इसके हिसाब से है, पर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो वो है गुलाबी रोशनियों का मुराक़बा। पिंक लाइट्स का जो मुराक़बा है ये 3 से 4 डिफरेंट चीज़ों के ऊपर पड़ता है। एक तो एंटी एजिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर किसी को एज रिवर्सल करना होता है तो हम पिंक लाइट्स का मुराक़बा करवाते हैं। पहले ये होता है कि हम उसे कोई पिंक कलर का कार्ड या पिंक कलर का कपड़ा कहते हैं कि अपने गोद में रख लो और उसे थोड़ी देर देखो और सांस के थ्रू इनहेल करो ये कलर अपने अंदर, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाओ। सांस की मशक आपने कर ली और आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आपके सर के ऊपर पिंक कलर की लाइट जो है वो उसी तरीके से वही बीम है, ये ब्लू के बजाय अब ये पिंक हो गई, ये पूरे चेहरे पर गुज़र कर नीचे अर्थ हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप किसी मखसूस इंसान को अपनी तरफ बेइंतहा माइल करना चाहते हैं, किसी की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं
कि लोग जो है वो किसी ख़ास इंसान को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने तसव्वुर ये करना है कि जो ही आपका तसव्वुर कायम हो जाए पिंक रोशनी का, आपने जो आपका मतलूब है, जिसको आप अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, भले वो आपका ऑफिसर क्यों ना हो, भले वो आपका कोई मुलाजिम या कोई इस किस्म का सिचुएशन क्यों ना हो, तो उसको आप तसव्वुर करेंगे कि ये आपके सामने खड़ा हुआ है और ये बीम आपके सर में इस जगह से निकल कर उसके सर में दाखिल हो रही है या उसकी पेशानी में दाखिल हो रही है। 3 से 4 दिन के बाद ये तसव्वुर इतना पुख्ता और इतना खूबसूरत बनता चला जाता है कि आपको रियल लाइफ में इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं सिर्फ 3 से 4 दिन में। बट यह है कि इससे पहले आपको थोड़ी सी मराकबे की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन की, और ये सारा टॉपिक चल रहा है रंग और रोशनी से। इसके बाद आ जाता है कि सुर्ख रोशनियों का मराकबा। ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी ज़िंदगी में जमूद उतारी है, करने को कुछ भी नहीं है, वक्त ही वक्त है, या जो काम वो करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, जो कदम वो उठाते आगे की तरफ है वो पीछे की तरफ चला जाता है। एनर्जी नहीं मिलती उनको, एनर्जी की डेफिशिएंसी है उनके अंदर, मतलब क़ुव्वत अमल, प्रैक्टिकलिटी का जो पावर है वो नहीं मिलता उनको। तो इसके लिए सुर्ख रंग की जो कमी है, ये इसकी वजह से बीमारी पैदा होती है कि इंसान काबिल अमल नहीं रहता, अपने थॉट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने इरादों को, अपने जो गोल्स हैं उनकी तरफ से वो टोटली वो हो जाता है, फ़ारिग हो जाता है, सोचता ही नहीं है कि वो दिल के ऊपर ऐसी बेचैनी, बेकैफ़ी सी छाई हुई होती है ना, इबादत में दिल लगता है ना, किसी के होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है, बस वो खाना सोना और बस यार मेरे लिए तो कुछ नहीं है दुनिया में, ये है वो है, जो काम मैं शुरू करता हूँ उसमें कोई ना कोई फड्डा पड़ जाता है। तो यहाँ पर हम उसे रेड कलर की रोशनी का मराकबा करवाते हैं, तो 3 से 4 हफ़्तों में उसको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और वही बंदा जो होता है वो सुबह 6 बजे 7 बजे उठकर अपना दिन शुरू करता है, अपनी जो है वो नमाज़ें पढ़ता है, अपने अज़कार करता है, अपनी ज़िंदगी के जो भी उसने गोल्स बनाए हुए हैं उनको परसू करता है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल तवज्जो है कि ज़िंदगी का गोल क्या है। गोल बनाने में हम में से समझो कि 70% जो लोग हैं ना, वो गोल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि उनका गोल आखिर है क्या। कुछ लोग के नज़दीक गोल शादी होता है, पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी, लव मैरिज होता है, वो लव मैरिज हो गई भाई, उसके बाद क्या असल हकीकतें तो बाद में खुलती हैं कि अंडे दाल का जो है वो भाव क्या है इस गवर्नमेंट के इस महंगाई के दौर में, वो फिर बाद में चीज़ें पता चलती। फिर इंसान कहता है यार मैं तो अकेला ही अच्छा था। ये वो कंडीशन है कि जब इंसान की लगता कुछ है सर्कमस्टेंसेस और होते कुछ हैं कि मिसरीड कर पाता है अगले इंसान को। तो उस मिसरीड को भी उस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि आप फ़र्ज़ करें आपको लगता है कि आपकी चॉइस ठीक नहीं है, तो ये सारे काम पहले करने के हैं। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में इस्तिखारा करना चाहते हैं, वैसे तो प्यार कहते हैं कि अंधा होता है, वो इस्तिखारों में नहीं पड़ता, बस कोई अच्छा लग गया तो लग गया। लेकिन क्या होता है कि ये टेम्पररी भी होता है और इंसान इसको परमानेंट समझ बैठता है, वो असल हकीकत बाद में जाके खुलती है। तो ऐसे केसेस में जो होता है वो ऐसे इंसान को पहले इस्तिखारा या इस किस्म के अमल से ज़रूर गुज़रना चाहिए, या नीली रोशनी का मराकबा अगर करता है तो उसके ऊपर अगले का जो दिल का हाल है वो खुलने लगता है, कश्फ हासिल होने लगता है नीली रोशनियों से। और फिर अगर आप समझते हैं कि आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा आपके हस्बैंड से, वाइफ से, पार्टनर से, तो आपने क्या करना है कि पिंक कलर का मुराकबा करना है। और पिंक कलर के मुराकबे में आपने, जैसे मैंने टेक्निक आपको सिखाई है, ये टेक्निक आप अप्लाई करेंगे तो उसका रवैया आपकी तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। खैर बात हो रही थी आपके ऑब्जेक्टिव्स की, तो किसी का कुछ है ऑब्जेक्टिव, किसी का कुछ है। तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनियों की कमी होती है इंसान के जिस्म में, इंसान के ऑरा में। अब ये सारा खेल क्या हो रहा है? जिस्मानी खेल तो ये बाद में हो रहा है, पहले ये हो रहा है कि हमारा जो ऑरा है, तकरीबन यहाँ से यूँ समझ लें कि ये इस जगह पर 7-8 इंच ऊपर एक रोशनियों का, नूर का एक हाला है, ठीक है। ये मुस्तनद बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैरोलिन फोटोग्राफी रशियंस ने इसको रिकॉर्ड भी किया है कि हर इंसान के साथ उसका एक नूर का हाला होता है जो कि रोशनियों का बना हुआ होता है, और यहीं से ही सारा इनकास भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, एब्सॉर्प्शन भी हो रही होती है थॉट्स की, लाइट्स की, बीमारियों की, शिफा की, हर चीज़ की, खुशी की, गम की, सारी कैफियत यहाँ बनती हैं। जिस्म और जहन, आँखें, चेहरा महज स्क्रीन है। तो यहाँ पर जिस किस्म की वो खिचड़ी पक रही होगी वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरह का इंसान का निज़ाम बनता चला जाएगा।
सुर्ख रोशनियों के बाद बारी आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोशनियाँ हैं या रंग है, वो ज़र्द है, येलो। ये उन लोगों के लिए है जो मुख्तलिफ़ किस्म के एब्डोमिनल मसाइल में गिरफ़्तार होते हैं। मसलन ये कि किसी का स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, एंग्ज़ाइटी की वजह से डेफ़िनेटली ख़राब रहता है, हिडन टेंशन की वजह से ही ख़राब रहता है। स्टमक की जो अपसेट होता है कि मैदे में ऐसे ग्लिचेस पड़ते हैं, खाना सही से हज़म नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, या किसी को जिगर का आर्ज़ा लाहिक है, हेपेटाइटिस है, कोई इस किस्म की बीमारी है, आंतों की सोजिश है, कोई और किडनीज़ का इशू है, ख़वातीन को कोई और ऐसी अपनी कोई हिडन प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम ज़र्द रोशनी का मुराक़बा करवाते हैं और उसमें बेइंतहा अच्छे नताइज हमें मिलते हैं। अगर ज़र्द रंग का मुराक़बा दिन में 3 दफ़ा किया जाए तो 7 से 8 दिन में इन सारी शिकायत का अज़ाला हो जाता है। फिर आ जाता है आसमानी रंग की शुआएँ। आसमानी रंग किस वजह से इस्तेमाल होता है? आसमानी रंग इस्तेमाल होता है, ये आपके दांतों को ठीक कर देता है। आसमानी रंग की जो शुआएँ होती हैं, इसका मुराक़बा आपके बालों को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। आसमानी रंग यानी कि लाइट ग्रे कलर की जो शुआएँ होती हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वैसे आँखों के लिए नीले रंग का जो मैंने आपको बताया मुराक़बा, ये भी बड़ा अच्छा होता है। आपका जो ऐनक का नंबर है, ये धीरे 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 नीचे आने शुरू हो जाता है। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाता है सब्ज़ रंग की शुआएँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं और क्यों इस्तेमाल होती हैं। सब्ज़ रंग सबसे इम्पॉर्टेंट रंग है, सबसे तो नहीं, खैर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रंग है सब्ज़ रंग। ये रूहानी पाकीज़गी, रूहानी तरक्की और आपके ज़िक्र अज़कार में अगर तरक्की नहीं हो रही तो सब्ज़ रंग और नूरी जो कलर है, यानी कि सफ़ेद जो नूर है, ये तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं अभी तक। सफ़ेद कलर या मिल्की कलर तो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया। ये मैंने कहा था कि एंड में समझाऊंगा कि जो नूर है, नूर का मुराक़बा क्यों करवाते हैं। तो नूर के मुराक़बे से पहले अगर सब्ज़ रंग का मुराक़बा किया जाए, सब्ज़ रंग की रोशनियों का मुराक़बा किया जाए, तो आपके ज़िक्र व अज़कार में पुख्तगी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होती है। आप जो पढ़ते हो वो फ़ौरन जो है वो आपको लगता है कि कबूल हो रहा है, दुआएँ कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो बात हो रही थी नूर के मुराक़बे की, जो कि इन्होंने भी अपनी टेलीपैथी सीखी है, जो किताब लिखी थी ख्वाजा साहब ने, उसमें जो मुराक़बा उन्होंने स्टार्ट करवाया है, मेडिटेशन स्टार्ट करवाया है, वो नूर का मुराक़बा है कि नूर के दरिया में मैं तैर रहा हूँ और हर चीज़ नूर की है। ये मैंने ख़ुद भी किया है। और उन दिनों कैफ़ियत ये होती थी कि जिस किसी का ख़याल आए दिमाग में, उसकी पूरी कैफ़ियत थ्रू इमोशनल सेट, एक ये आप जब तक करोगे नहीं ना, इसको वर्ड्स में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। वो पता चलना शुरू हो जाता है, कल्ब की आँख खुल जाती है, या फिर यूँ समझें कि आँख के अंदर कल्ब आश्कार हो जाता है या कल्ब के अंदर आँख आश्कार हो जाती है। ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ये आपको नूर के मुराक़बे में चीज़ मिलती है। नूर का मुराक़बा उमूमन 3 महीने तक करवाया जाता है। फिर टेलीपैथी के दीगर असबाक आ जाते हैं जो कि उन्होंने उसमें सिखाए हैं, अपनी किताब में टेलीपैथी सीखी है। और अब तक लिखी गई पिछले 25-30 सालों में टेलीपैथी के ऊपर ये अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। कहीं से अगर आपको मिलती है अपने करीबी दुकानदार से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीपैथी सीखिए, वहाँ से आपको नूर के मुराक़बे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अव्वल तो कुतुब्बीनी का शौक़ ख़त्म होता चला जा रहा है, तो मेरा ये है कि आपको किताबों की तरफ वापस जाना चाहिए। लेकिन टेलीपैथी के ऊपर हम अलग से एक एपिसोड ज़रूर करेंगे। लास्ट एपिसोड में कॉपर के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कॉपर यूटेंसिल्स के बारे में डिस्कस किया था, और व्यूअर्स का बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आया था मेरे पास, और लोगों ने उससे काफ़ी सराहा था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कॉपर यूटेंसिल्स, अगर अभी तक आपने कोई कॉपर की चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाए तो मेरा मशवरा है कि जल्द अज़ जल्द लाइए। वैसे कल जब मैं गया हुआ था बाज़ार, तो मुझे ये कॉपर का जो है ये छल्ला, ये देखना ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है, तो ये बना बनाया मिल गया और बड़ी कम कीमत पर मिला, और ये मैंने इसे पहना भी हुआ है। और मर्दों के लिए मैंने बताया कि लेफ़्ट हैंड में पहनेंगे, और ख़वातीन पहनती हैं तो फिर वो राइट हैंड में पहनेंगे। और रात को अगर कॉपर के गिलास में पानी भर के आप रख देते हैं, या कॉपर का गिलास नहीं है, कॉपर का कॉइन है आपके घर में, तो वो भी गिलास में डाल के रख दें, पानी डाल के रख दें, और सुबह को वो पानी पी लें, तो बहुत सारी बीमारियों से, पेचीदगियों से आप जो है वो आज़ाद होते चले जाएंगे। रिस्ट बैंड्स भी आ रहे हैं कॉपर के, और वो भी आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो आप हासिल कर सकते हैं। 600 से 700 रुपए के वो मिलते हैं।
और एक और चीज़ आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करनी थी, शेयर करनी थी बिफोर दिस के हम शो को क्लोज़ करें, और वो ये है, ये भी एक नई दरियाफ्त है, एक नई फाइंड है मेरे लिए। ये क्या है? ये है देख लें आप इस पे कैमरा पर, अगर इफ़ आई कैन शो, दैट इज़ ऑनियन ऑयल, प्याज का तेल। ये आप कहेंगे ये किसके लिए है? क्या ये खाने में डलेगा? खाने में नहीं डलेगा प्याज का तेल, ये है सर पे लगाने के लिए। ये उन ख़वातीन और हज़रात के लिए है जिनको हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। तो ऑनियन यानी प्याज के ऊपर बड़ी रिसर्च की गई है, लोग प्याज का पानी भी निकाल के लगाते हैं, और मॉर्निंग शोज़ में भी अक्सर आपने देखा होगा कि वो प्याज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, तजर्बात भी किए जा रहे हैं। प्याज के तेल का कॉम्बिनेशन जो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ या ट्राई कर रहा हूँ कि ये सोने से पहले थोड़ी देर इसको हल्की हल्की मालिश करें बालों की जड़ों में, और दिन भर जो है वो आप बालों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद चावलों का पानी ज़रूर लगाते रहें। चावल पानी बनाने का तरीका यह है कि आप 7 अप की कोई भी खाली बोतल ले लें, उसका जो ढकना होता है उसमें थोड़े से 3-4 ऐसे सुराख कर लें, और उसे 2 चम्मच उसमें कोई से भी घर में जो आपके चावल पकते हैं वो डाल दें, और आधी बोतल पानी भर लें और उसे शेक कर लें और फ्रिज में कर लें। रेफ्रिजरेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे बाद चावल का पानी बाहर ख़राब हो जाएगा। और हर थोड़ी देर बाद बोतल निकालें, सर के ऊपर ऐसे ड्रॉप्स डालते रहें और फिर मसाज करते रहें। और उसके बाद रात को सोने से पहले ये ऑनियन ऑयल अगर आपको अपने शहर में कहीं मिल जाता है, बड़ा कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, ये 300 रुपये का है, और इसकी बोतल देखें कितना ml है, कोई ये इतनी इसकी बोतल है। और ये अक्सर लोगों को हो सकता है कि सर पे लगाने के बाद कोरमा खाने की भी जो है वो ख्वाहिश कम हो जाए, ऐसा ना लगे कि उनको कोरमा खाना है। बहरहाल ये हेल्थ कॉर्नर में ये चीज़ें हमें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज़ के इन चीज़ों का अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन फ़ायदा इनका है। प्याज के तेल को लगाने का फ़ायदा मैंने वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे बड़ी रिसर्च की। उसके बाद जब ये मुझे एक हर्बल स्टोर पर मिला तो मैंने ये ख़रीद लिया। जैसे मैंने आपको सुरमे का बताया था, तो सुरमा अगर किसी को लगाना हो तो हमदर्द वालों का सुरमा ख़रीदेगा, बिंगर के नाम से सुरमा आता है हमदर्द का। वो आँखों को बहुत ही ज़्यादा आपकी चमकदार बना देगा, और वो मज़े की बात है फैलता नहीं है आँखों में। मैं भी यूज़ करता हूँ, पहले तो नहीं करता था, अब करता हूँ, बिकॉज़ आई साइड का मुझे थोड़ा सा इशू फील हो रहा था कि आई साइड अब जो है वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से, टीवी स्क्रीन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारी आई साइट बड़ी वीक हो जाती है। तो आज के शो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, पर एक चीज़ तो रह गई है डिस्कस करना, वो तो की नहीं है, और दैट इज़ बिलियनर माइंडसेट। ये बिलियनर माइंडसेट क्या है? जैसे शो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था इस अंगूठी को डिस्कस करने से पहले, वैसे ये अंगूठी मुझे अभी तक इसका नहीं पता कि इसके क्या क्या फ़वायद हैं क्या नहीं, बस ये एक निशानी है उन साहब की जो कि देकर गए थे। जिस तरह देकर गए हैं शायद उस तरीके से वापस भी ले जाएं, लेकिन अगर कोई मुझसे ये मांगे भी कि भाई मुझे इसकी मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, तो शायद फिर भी इसको मैं ना दूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी प्रेशियस फॉर मी नाउ। और ये खालिसतन चांदी है, और ये जिस सुनार को मैंने दिखाई थी उसने कहा था कि ये चांदी अब की नहीं है, ये बड़ी पुरानी चांदी है, पता नहीं कब की चांदी है, वर्ल्ड वॉर 2 की या 3 की है या उससे भी पहले की है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ बिलियनर माइंडसेट। बिलियनर माइंडसेट से मेरा वास्ता ये भी खैर एक वाक़या है जिसके थ्रू ये मेरा इस कॉन्सेप्ट के साथ वास्ता पड़ा। हाइपरसोनिक हिप्नोटिक फ्रीक्वेंसीज़ कुछ होती हैं। ये फ्रीक्वेंसीज़ ये लोग तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वेस्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक सबलिमिनल ऑडियो लगा के सो जाते हैं। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ये ऑडियो चलती रहती है, और आप जो धीरे धीरे जब रात को सोते हैं उससे पहले ये आपने ऑन करके सो जाना है, और ये ख़ुद ब खुद आपके दिमाग को इस तरीके से ऑटो ट्यून कर देती है कि आपके जो सबकॉन्शियस के अंदर ब्लॉकेजेस पाई जा रही हैं किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज़ हासिल हो जाए, वो चीज़ हासिल हो जाए, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही होती हमारे साथ, अट्रैक्ट नहीं हो रही होती। तो पता ये चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस में बचपन से कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेज यार ज़रूर मौजूद है कि जो होने नहीं दे रही चीज़ों को, जो काम पूरा ही नहीं हो रहा। तो उसमें जब हम हिप्नोसिस के अंदर एज रिग्रेशन मैंने किया है काफ़ी सारे लोगों का एज रिग्रेशन, तो पता उसमें ये चला था कि बचपन से ही उसको ये कह यार ये हमारे लिए नहीं है,
बेटा ये तुम कर तो लो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। ये इस किस्म के फ़िक्रे बचपन से बच्चों के दिमागों में और दीगर उसमें पढ़ते रहते हैं कानों में, फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनको सच समझ लेता है। सबकॉन्शियस माइंड को पहले समझना पड़ेगा कि इसकी वर्किंग कैसी है। अगर मैं वो सारी डिफ़ाइन करने बैठूं तो फिर ये घंटों पे मुहित हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वैसे अलग से हम करेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको धोखा कैसे दिया जाता है और इसके थ्रू नताइज कैसे हासिल किए जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। बहरहाल इस वक्त आप सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, बस इतना है कि ये लाशऊर है, ये सोते में भी काम करता है, जागते में भी काम करता है। देखो ना, ब्लड सर्कुलेशन सोते में भी चल रही है, सांस चल रही है, सारे जिस्मानी हमारे वो सिस्टम्स चल रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद चल रहे हैं। हाँ, ये है कि हमने मेडिसिन के थ्रू कोई फंक्शन सुस्त कर लिया या तेज़ कर लिया। मसलन नींद नहीं आ रही तो मेडिसिन खा ली, वो फंक्शन तेज़ हो गया, नींद आ गई, सो गए। हाजमा नहीं हो रहा तो आपने कारमीना खा ली तो हाजमा हो गया। तो ये हम सुस्त या तेज़ कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को रोक नहीं सकते। तो यहाँ पर आकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी मेडिसिन हैं जो कि खून को पतला करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाती हैं, ये करती हैं, लहसुन खाओ, अदरक खाओ, ये करो, वो करो, तो वो खून की पेचीदियाँ कम होती जाती हैं, लेकिन वो खून को ख़त्म तो नहीं कर सकती ना। वो खून की बाकी जो हरकतें हैं, जो उसकी सेलुलर कॉम्पोजिशन है, उसमें तो थोड़ी बहुत चेंज तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन उसकी बेसिक कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं पैदा कर सकती। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेते हैं और इसको थोड़ा सा डिच करते हैं, ख़ुद को थोड़ा ऑटो करेक्ट करते हैं। कुछ इस किस्म की टेप्स डेवलप की गई हैं। एक चीज़ तो ये देखिए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाएं लिख कर देता है ना। अब वो दवाएं डॉक्टर तो नहीं बना रहा, लेकिन डॉक्टर को आगाही है कि इसको मर्ज़ क्या है, इसको दवा क्या सूट करेगी। तो इस तरीके से मैंने जो रिसर्च की है, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं जमा की हैं आप सब लोगों के लिए, वो ये है कि वेल्थ अट्रैक्शन के लिए आपने क्या सुनना है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज इंड्यूस करनी है, रात को कौन सी चीज़ लगा के सो जानी है जिसमें इंसान के दीन में, ईमान में भी बिगाड़ पैदा ना हो और उसको रिज़ल्ट्स भी मिलें और बड़े जल्दी रिज़ल्ट्स मिलें। दूसरा तरीका ये है कि वो तो खैर एक जनरल तरीका है, उससे तो हम वो कर ही नहीं सकते ना, इनकार कर ही नहीं सकते। वो हमारा मज़हब है, इस्लाम है। वैसे तो जनरली सबको मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि रात को सोने से पहले अगर हल्की आवाज़ में आप सूरह रहमान चला के सो जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, बीमारियाँ ख़त्म करने के लिए, दीगर आपके ज़िंदगी गोल्स को सेट करने के लिए। तो उसमें जो मैं सुनता हूँ वो है कारी सदाकत अली साहब की सूरह रहमान। उसमें उनकी तिलावत में, उनकी आवाज़ में बड़ी मॉड्यूलेशंस हैं, वेरिएशंस हैं, और वो मेरा मकसद तो ये था कि रमज़ान अल मुबारक में एक्सप्लेन करूँगा सूरह रहमान की, जो थोड़ी बहुत मैंने तशरीह समझी है, लेकिन फिर मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा मिजाज नहीं साथ दे रहा था रमज़ान अल मुबारक में। आपको पता है इंसान अपने आप में नहीं होता। तो खैर, अगर हम वैसे देखें कि जब हम बीमार होते हैं, ज़ाहिर है कोई ना कोई कलाम इलाही का हम सहारा लेते हैं, लेकिन साथ साथ एक्सटर्नल मेडिसिन भी तो आप यूज़ कर रहे होते हैं ना। पैनाडोल एक्स्ट्रा आप खा रहे होते हैं, फ्लेजिल खा रहे होते हैं, न्यूरोबाइन खा रहे होते हैं, दीगर जितनी भी मतलब मेडिसिन बनी है तो वो आप जाकर मेडिकल स्टोर से आप ख़रीद लेते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हेयर। इट इज़ इंटायरली ऑन यू कि आपका गोल क्या है लाइफ में। आप अपना लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, नई जॉब, नई गाड़ी, नया घर, क्या चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बड़ी क्लासिफिकेशंस इसकी बनाई हुई हैं, फ्रीक्वेंसीज़ को जुदा जुदा करके कि कौन सी चीज़ किसके लिए, कितनी देर के लिए कितनी इफ़ेक्टिव रहेगी, कितनी ड्यूरेशन में इफ़ेक्ट वो अपना दिखाएगी। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी प्लान की हैं, बट उसको सब चीज़ों को यहाँ समझाने के लिए बड़ा वक्त चाहिए। लेकिन इसका नटशेल है कि बिलियनर माइंडसेट के लिए सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर जो इsotronic फ्रीक्वेंसीज़ का एक सेट है, गाइडेड मेडिटेशंस हैं, गाइडेड हिप्नोटिक ट्रांसेस हैं, गाइडेड हिप्नोटिक सजेशंस हैं। ये सोने से पहले किए जाती हैं चीज़ें। इसके बाद आपकी ज़िंदगी की जो कमी बेशी है, कमी कोताही है, दीगर अवामिल हैं, दीगर प्रॉब्लम्स हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये तो आप सब जानते हैं ना कि रोम जो है वो एक दिन में तो नहीं बना था। रोम को बनाने के लिए पता नहीं कितने उन्होंने पापड़ बेले थे, तो तभी जाकर ये मुहावरा बना था कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपने लाशऊर को ट्यून करने के लिए, अपने लवर के लिए, अपने उसके लिए, वेल्थ अटेनमेंट के लिए
अपने गोल सेटिंग के लिए, अपने वालिदैन का चहीता बनने के लिए, या कोई भी आपका मकसद है ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें आप इन फ्रीक्वेंसीज़ का, सेल्फ हिप्नोटिक टेप्स का, ऑडियोज़ का, गाइडेड मेडिटेशन सेशंस का या गाइडेड हिप्नोटिक सेशंस का सहारा ले सकते हैं। उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये खुदा न खास्ता कोई गलत चीज़ आपके माइंड में फीड नहीं होगी, बल्कि इसके जब रिज़ल्ट्स आएंगे आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि यार मेरे अंदर अल्लाह पाक ने इतने ख़जाने रखे हुए हैं, इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने ये पहले क्यों नहीं किया था। जैसे कॉन्सेप्ट वही है कि इंसान को जब सर दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, मारा मारा फिर रहा होता है, अचानक उसको एक टैबलेट दी जाती है तो वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। अब वो फिर वो ये नहीं है कि वो टैबलेट के उसको ईमान उसका जो वो टैबलेट पे शिफ्ट हो जाए। शिफ़ा तो अल्लाह की जानिब से है, लेकिन उसकी जो शिफ़ा का वसीला है वो टैबलेट है। वो ना भी खाए, ज़िक्र इलाही से जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से ठीक हो जाए, वो नंबर 1 तो वही है। हमारे असलाफ़ में, हमारी ओरिएंटेशंस में नंबर 1 तो यही सिखाया गया है कि जो भी आपको मर्ज़ हो वो दुआ के थ्रू आप ठीक करें, वज़ाइफ़ के थ्रू आप ठीक करें, अस्कार के थ्रू, नमाज के थ्रू, नवाफिल के थ्रू आप ठीक करें। और नवाफिल जो है, ये एक ज़मीनी बात आपको बता दूं, कोशिश करें 5 नमाज़ें तो आप पढ़ते हैं ना, तो एक नमाज़ दिन में कोशिश करें एक्स्ट्रा पढ़ें, या चाश्त की पढ़ें। इशराक तो आप फजर के बाद 1 घंटे बाद पढ़ सकते हैं ना आराम से। इशराक तो लाजिम पढ़ा करें, बड़ी इजी नमाज है। या फिर जो दीगर अवाबैन के जो नवाफिल हैं, इनकी बड़ी फजीलत है, ये कुर्ब इलाही का ज़रिया हैं। तो तहज्जुद हो गई, तहज्जुद किसी को नसीब हो जाती है रेगुलरली, और तहज्जुद के बारे में कहा जाता है कि ये जो सर्दियों की तहज्जुद होती है ये बड़ी ही जो है वो आला होती है, लेकिन आजकल तो गर्मियाँ हैं, आसानी से अदा की जा सकती है। तो तहज्जुद के नवाफिल, इशराक के, अवाबैन के, चाश्त के नवाफिल, ये अगर इनमें से कोई एक एक्स्ट्रा नमाज आपको मिल जाती है तो समझें कि आपने जो है वो पासिंग मार्क्स से ऊपर मार्क्स हासिल कर लिए। खैर, बात हो रही थी एसियोट्रॉनिक हिप्नोथेरेपी और इसकी फ्रीक्वेंसीज़ की। तो किसी को भी अगर इस तरीके से अपने लिए गाइडेड उसकी ज़रूरत हो मेडिकेशन की, हिप्नोटिक मेडिटेशन की, तो मेरा ताल्लुक ही दिमाग से है सारा कुछ, तो दिमागी बात नहीं करता हूँ। हिप्नोटिक मेडिसिन्स की ज़रूरत हो, इस तरह की टेप्स की ज़रूरत हो, इस तरह की उसकी वो ज़रूरत हो, तो अपनी कैफियत मुझे इनबॉक्स कीजिए। उसके कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि मुनासिब फ़ीस होगी। डॉक्टर के पास आप जाते हैं या दवा आप ख़रीदते हैं तो थोड़े बहुत उसके अखराजात होते हैं, लेकिन वो अखराजात आपके लिए होना ज़रूरी है, आपकी गोल्स की अटेनमेंट के लिए, आपके माइंड को सेट करने के लिए, या दूसरा ये है कि सुकून हासिल करने के लिए भी तो है। कि आपकी ज़िंदगी में अगर सुकून नहीं है तो चंद रोज़ मेरी सजेस्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आप यूज़ करें, बिलीव मी आपकी ज़िंदगी में बड़े मेजर चेंजेस आएंगे। तो आज के लिए, इस सेशन के लिए फ़िलहाल इतना ही। सेशन थोड़ा लंबा हो गया है और मैंने कोशिश की काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर, अगर कोई क्वेश्चंस हों, अगर ना भी हों तो भी आप कोई ना कोई क्वेश्चन अपने दिमाग में आए तो यू कैन सेंड इट थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, या फिर मेरा जो व्हाट्सएप है दैट इज़ ऑन द टेलीग्राम एज़ वेल, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नीडलेस टू से कि अपना ख्याल रखिएगा अगला सेशन आने तक, और मज़ीद क्या क्या जानना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।